डॉक्टर साहब आप इन्हें बचा लीजिए। इन्हें बहुत ठंड लगी है, इन्हें 2-4 दिन आराम की जरूरत है। यह कहानी रायपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में रोहन अपनी पत्नी अनिता और बेटे मनीष के साथ रहता था। रोहन बहुत ही गरीब था। रोहन गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और लाकर उन्हें गांव के मार्केट में बेचकर पैसा कमाता था और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। वो इतना गरीब था कि वह जितने पैसे उन लकड़ियों को बेचकर कमाता वह सारे तो उसके बेटे की पढ़ाई और घर में रोज लगने वाले साग सब्जी में ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वह कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में काफी कम लकड़ियां बेच पाता था। बस एक सर्दी का मौसम था जब वह लकड़ियां बेचकर थोड़े ज्यादा पैसे कमाता था। रोहन की पत्नी अनिता घर संभालने का काम करती थी। रोहन का बेटा मनीष का पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ठंड के कारण गांव के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में इतनी ठंडी हवाएं बहने लगती थी कि गांव में कोई भी बिना जलावन जलाए नहीं रह सकता था। पूरे गांव वाले जलावन के लिए मार्केट से मिलने वाली लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था, पर जंगल गांव से काफी दूर था और वहां से लकड़ियां लाना इतना आसान नहीं था। इसी बीच रोहन जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बात करता है। अनिता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोलिए जी, आप क्या सोच रहे हो? तुम तो देख ही रही हो कि इस साल गांव में बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो यह पैसे कमाने का बहुत मस्त मौका आया है। सोच रहा हूँ इस बार मैं जंगल में जाकर बहुत सारी सूखी लकड़ी लाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। और ठंडी इतनी है कि मेरे हिसाब से सारी लकड़ियाँ हाथों हाथ बिक जाएंगी और इस बार जो मैं पैसे कमाऊं उनमें से कुछ पैसे अपने मनीष की आगे की पढ़ाई के लिए बचा। पर इस बार ठंडी बाकी समय से कुछ ज्यादा ही है, तो आप इतनी ठंड में कैसे लकड़ियां लेने जाओगे? आपको कहीं ठंड लग गई तो पैसे कमाने की जगह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं अनीता, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, यही अच्छा मौका है खूब सारे पैसे कमाने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह होते ही रोहन जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन रोहन बिना किसी कसक के चलता रहता है। कुछ समय चलते चलते रोहन जंगल में पहुंच जाता है। चलो, अब जंगल पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से जलावन लायक लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर देता हूँ। रोहन इतनी ठंड में भी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ियां जमा करते करते रोहन काफी लकड़ी जमा कर लेता। फिर क्या था, रोहन सारी जमा की हुई लकड़ियां उठाकर उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ देर बाद वह गांव के बाजार में पहुंच जाता है और लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। देखते देखते कुछ ही देर में सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और रोहन को उन लकड़ियों से उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। चलो चलकर अनीता को आज का मुनाफा दिखाता हूँ। कुछ देर में रामू घर पहुंच जाता है और अनिता को आवाज लगाने लगता है। अरे सुनती हो अनीता, जरा यहाँ आना तो। रोहन की आवाज सुनकर अनिता तो नहीं आती है, पर उसका बेटा मनीष वहाँ आ जाता है। मनीष बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा जाओ और अपनी माँ को बुलाकर ले आओ। अभी बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही है तो करने दो, वह थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस आज लकड़ियाँ बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है। क्या कहा पिताजी? मतलब आप इतनी ठंड में भी बाहर गए थे, लकड़ियां बेचने आपको ठंड नहीं लगी? हाँ बेटा, ठंड तो बहुत लग रही थी, पर एक यही तो मौसम है जिसमें
लकड़ियां बेचकर कुछ कमाई हो पाती हैं। नहीं तो बाकी दिनों में तो घर के राशन के पैसे जमा करना भी कभी-कभी भारी पड़ जाता है। और इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा जमा कर लूं, ताकि तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की नौबत न आए। पर पिताजी, मेरे पढ़ाई के लिए आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल लकड़ियां लेने। नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, इसीलिए मुझे यह काम करना पड़ रहा है। पर मैं यह नहीं चाहता कि मेरे ही तरह तुम्हें भी ये काम करना पड़े। इसलिए तुम खूब पढ़ो और बड़े अफसर बनो। यहाँ रोहन और मनीष आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अनीता आ जाती है। अरे आप आ गए, रुकिए, मैं अभी जलावन की लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। अनीता रसोई घर की तरफ जलावन की लकड़ियाँ लेने चली जाती है। अनीता जलावन की लकड़ियाँ लाकर उन्हें कमरे में जला देती है। दोनों पति पत्नी बातें करने लगते हैं। अनीता, तुम मानोगी नहीं, ठंड के कारण आज मैं जो लकड़ियां बेचने बाजार गया था वह बस कुछ चंद मिनटों में ही बिक गई और उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मेरी लकड़ियां बिकी तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे साल भर के लिए मैं कोई नया धंधा भी कर सकूंगा। हाँ, आपका कहना सही है, पर अभी तो ठंड का मौसम शुरू हुआ ही है। इसमें इतनी ठंड पड़ रही है तो सोचिए आगे कितनी ठंड पड़ जाएगी। अनीता, अब मुझे कोई ठंड नहीं रोक सकती है। मुझे अब बस ये 4 महीने दबाकर लकड़ियां बेचनी है और खूब पैसे कमाना है ताकि मैं मेरे मनीष को एक बहुत बड़ा अफसर बना सकूं। हाँ ठीक है, पर जरा अपने सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह रामू फिर लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रोहन गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। बाप रे बाप, आज तो कल के मुकाबले कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। चलो अब गांव के बाहर तो आ गया हूँ, वापस घर तो नहीं जा सकता। आज जैसे तैसे लकड़ियां ले आता हूँ। कल से अपने साथ माचिस लेता चलूंगा ताकि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त कुछ लकड़ियां पास में जला सकूं। रोहन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल पहुंचकर फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में वह फिर से काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो आज के लिए बहुत लकड़ियां जमा कर ली है, अब जल्दी इन्हें बेचकर घर चलता हूँ क्योंकि आज ठंड है। रोहन फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती हैं, जिन्हें बेचकर वह अपने घर के लिए चल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। रोहन जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमा रहा होता है। पर अब ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में भी कोहरा इतना हो जाता था कि दिन में भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। इसी बीच एक सुबह रोहन लकड़ियां लेने जंगल के लिए निकलने वाला होता है, पर निकलने से पहले वह अनीता को बताकर जाने की सोचता है। इस साल की ठंड अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देखूंगा तो ज्यादा लकड़ियां जंगल से लाकर बेच दूंगा ताकि 2-3 दिनों तक मुझे भी घर के बाहर ना निकलना पड़े। चलो जाने से पहले अनीता को बताकर जाता हूँ। ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कहीं देर हो गई तो बेचारी मेरे लिए परेशान हो गई। अनीता हो जरा यहाँ आना तो। रोहन की आवाज सुनकर अनीता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ अनीता, मैं लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था तो सोचा
मैं बोलता चलूं? क्या कहा आप? लकड़ियाँ लेने जंगल जा रहे हो और वह भी ऐसे कड़कती ठंड में, कहीं आप अपना होश गवा बैठे हो? क्या एक बार घर के बाहर जाकर देखो, ठंड के वजह से कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। लोगों की ठंड के का हालत खराब नहीं होती तो वह लोग तो लकड़ियाँ लेने भी नहीं आते। यह तो अच्छा रहेगा, पर ठंड बहुत है जी, अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हाँ अनिता, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं अपने लकड़ियां इकट्ठा करने की जगह पर अब कुछ लकड़ियां जला लेता हूँ, ताकि समय समय पर मैं गर्माहट ले सकूं। फिर क्या था, रोहन लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार रोहन ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वो बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। रोहन को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के कारण रोहन ने जो लकड़ियां जलाई थी वो बुझ जाती हैं। लकड़ियों को बुझता देख रोहन परेशान हो जाता है। अरे अब ये हवाएं बढ़ती जा रही है और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। फिर क्या था, वो सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियां अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर इस बार रोहन ने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली थी, जिस कारण उसे काफी धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे रोहन अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा समय ठंड में गुजार लिया था। आ गए आप आज, तो आपने कुछ ज्यादा समय लगा दिया आने में। हाँ अनिता, मैंने कहा था ना कि आज मैं 2-3 दिनों के लिए लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, तो उन्हीं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ठंड में रहने के कारण रोहन की तबीयत ठीक नहीं लगती है। आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। अरे आप पहले कुछ खा लीजिए फिर सो जाना। नहीं अनिता, आज मुझे थोड़ी ज्यादा थकान लग रही है, थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में उठकर खाऊंगा। रोहन चादर लेकर बिस्तर पर सो जाता है। कुछ समय बाद जब अनिता उसे उठाने जाती है तब वह बहुत तप रहा होता है। वह फौरन मनीष को आवाज लगाती है। मनीष बेटा जल्दी यहाँ आओ। अनिता को इतनी जोर से बुलाते सुन मनीष वहाँ भागते हुए आता है। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इतनी जोर से क्यों चिल्लाकर बुलाया? कुछ हुआ है क्या? अनिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने घबराते हुए मनीष को कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का शरीर बुखार से तप रहा है, जल्दी से गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाओ। माँ, पर अचानक पिताजी को बुखार कैसे आ गया? कल तक तो पिताजी एकदम ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? बेटा तुम्हारे पिताजी आज भी लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे और आज तो वो पूरा दिन लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें पक्का ठंड लग गई है। क्या कहा माँ? पिताजी इतनी जबरदस्त ठंड में भी लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर यह कहने लगे कि आज 2-3 दिन की लकड़ियाँ जमा करके ले आऊंगा और फिर 2-3 दिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर मैंने उन्हें जाने दिया। माँ, लगता है दिन भर ठंड में रहने के कारण ठंड लग गई है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को लेकर आता हूँ। मनीष तुरंत डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मनीष ने अपने पिता की हालत को देखकर ठंड की परवाह नहीं की और वह डॉक्टर काका के अस्पताल के लिए चल पड़ता है। कुछ समय में वह डॉक्टर काका के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा है। क्यों मनीष बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई? मनीष डॉक्टर को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटा रोहन,
कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो वो इतनी ठंड में पूरा पूरा दिन जंगल में गुजार रहा है? हाँ काका, माँ ने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उनका बस एक ही कहना है कि यही मौसम है जब मैं कुछ कमा पाता हूँ, जिस कारण माँ भी उनसे बहस नहीं कर पाती है। हाँ बेटा, उसका कहना भी सही है, पर सेहत से बढ़कर पैसे नहीं है। सेहत अच्छी रही तो वह कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है। इसलिए डॉक्टर काका ने मनीष को दिलासा देते हुए कहा, बेटा चल, थोड़े समय में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे ही ठंडी हवाओं का चलना थोड़ा कम हुआ, डॉक्टर और मनीष ने फिर से रोहन के घर की तरफ चलने का निश्चय किया। कुछ ही समय में दोनों रोहन के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने रोहन को देखा, उन्होंने उसकी नाड़ी जांची और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। रोहन के ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहने के कारण उसको तेज बुखार है और साथ ही ठंड के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, लेकिन इसे 2-3 दिन तक पूरी तरह आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें बहुत मना कर रही थी, मत जाइए। इतनी ठंड में बाहर लकड़ियाँ इकट्ठा करने पर वो मेरी सुनने तैयार ही नहीं थे। हाँ अनीता, मैं जानता हूँ सारी बात मनीष ने मुझे सब बताया है। तुम फिक्र मत करो, रोहन को केवल ठंड लगी है, 2-3 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर अब ध्यान रखना कि गलती से भी वह ऐसी ठंड में बाहर ना जाए पूरी तरह स्वस्थ होने तक, वरना कहीं कुछ हो गया तो शायद भारी पड़ जाएगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे बोलना लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाएं, पर तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। डॉक्टर साहिब, हो सके तो आप कुछ देर रुककर इन्हें समझा दीजिए, वरना ये फिर से लकड़ियाँ लेने जंगल चले जाएंगे। नहीं अनीता, अभी फिलहाल रोहन को दवा देकर आराम करने दो। मैं कल सुबह आकर रोहन को समझा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको सही लगे। डॉक्टर ने रोहन को दवाई दी और अनीता से कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और आग जलाकर कमरे को गर्म रखें। इन्हें बार बार गर्म पानी पिलाते रहे और जितना हो सके आराम करने देना। मैं सुबह दोबारा आऊंगा। रोहन को दवाई और अनीता को अच्छी तरह से समझाकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अनीता ने रोहन का ख्याल रखना शुरू किया। उसने मनीष को भी कहा, बेटा तुम अपने पिता के पास बैठो, मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप पिताजी के लिए गर्म कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं पिताजी का ख्याल रखता हूँ। रोहन बिस्तर पर लेटे लेटे अनीता और मनीष की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। उसने मनीष को पुकारा, मनीष बेटा मेरे पास आना तो जरा। जी पिताजी बोलिए, कुछ चाहिए क्या? पिताजी, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सेहत की ज्यादा फिक्र है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मनीष की ऐसी बातें सुनकर रोहन भावुक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मनीष को कहा, बेटा तुमने मुझे आज सिखाया कि परिवार की खुशी और सेहत सबसे जरूरी है। अगले दिन सुबह डॉक्टर फिर रोहन देखने आए। इस बार रोहन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे थे। मैं पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा था। अब मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा और फिर कोई काम करूंगा। ये बात समझने के लिए शुक्रिया रोहन। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए खड़े रह पाएंगे। रोहन ने डॉक्टर से वादा किया कि वह अब ज्यादा ठंड में जंगल नहीं जाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेगा, ताकि ठंड के दिनों में यह काम अकेले न करना पड़े। धीरे धीरे रोहन की तबीयत ठीक होने लगी। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नई योजना बनाई। रोहन ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह एक सामूहिक जलावन स्टोर खोलना चाहता है, जहां गांव के हर घर से थोड़ा योगदान लिया जाएगा और बदले में सभी को ठंड के दिनों में लकड़ियां मिलेंगी। यह विचार सभी को पसंद आया। गांव के लोग रोहन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रोहन और गांव के दूसरे लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाने लगे। इस सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। इस पहल ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब हर घर में लकड़ियां उपलब्ध थीं और कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर जाने को मजबूर नहीं था। रोहन और उसके परिवार ने इस योजना से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मुश्किलें हल कर दी। रोहन के बेटे मनीष ने भी यह देखकर सीखा कि कैसे कठिनाई के समय में
एकजुटता से बड़े से बड़ा काम हल हो सकता है। धीरे धीरे ठंड का मौसम खत्म हो गया। रोहन ने जो पैसे बचाए थे उनसे उसने मनीष की पढ़ाई के लिए निवेश किया और गांव के लिए एक नई उम्मीद की मिसाल बन गया। इस तरह ठंड का कहर जो कभी के लिए एक चुनौती था, वह उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से एक अवसर में बदल गया।